नमस्कार, मैं अखिड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन या फिर कह लीजिए एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स आज एक दायरे में थे और पूरा दिन एक डल मार्केट के तौर पर रहा, जिसमें आज मार्केट अगर आप कहें गिरावट तो नहीं तो फ्लैट साइड पे कहीं जाके बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही इंडिसेस बिल्कुल फ्लैट था। मिड कैप इंडेक्स में करीब 200 कोई गिरावट, यानी कि 1.25% का फॉल वहाँ पर भी। एंड लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.25% के आसपास का ड्रॉप था। बहुत कुछ तो मार्केट में नहीं हुआ, लेकिन हाँ आप कह लीजिए एक दायरे के अंदर ही बाजार कामकाज करता रहा। 1-1.5 घंटा 2 घंटा रात लास्ट में थोड़ा बहुत एक स्पाइक आया आखिरी में, निफ्टी हरे निशान में पहुंचा एक समय पर, लेकिन फिर वापस लाल निशान में जाकर एडजस्टमेंट में बंद हुआ। आज का जो प्रेशर था वो मेटल में था, फार्मा में था। आज स्टार जो था वो था एफएमसीजी। Q1 के अच्छे अपडेट आए मेरिको के, डाबर के, जिसका इम्पैक्ट आज पूरे एफएमसीजी में आया। तो HUL, ITC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, सब में खरीदारी आ गई एकदम से। वो एफएमसीजी की बाइंग और पूरे सेक्टर में टेलविंड के तौर पे काम किया। ऑयल एंड गैस में अच्छी खरीदारी थी, जो गेल में खरीदारी आई, ONGC चल रहा था। प्लस अच्छे मूव जो थे वो आपको दिखाई पड़ेंगे जो एनर्जी स्पेस की कंपनी जैसे कि रिलायंस, ऑयल एंड गैस से ONGC एंड ऑल। गुजरात गैस वगैरह हालांकि वो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर थे। टाइटन के अपडेट आए Q1 के, तो वहाँ प्रेशर देखने को मिला, 4% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला। और बाकी स्पेसिफिक में HUL, IT से HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। बहुत स्पेसिफिक मार्केट से भी कामकाज कर रहा है। जैसे जैसे अर्निंग आ रहे हैं, जैसे जैसे किसी न किसी पे रिलेटेड ट्रिगर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। टेक्सटाइल शेयरों में आज खरीदारी थी, FMCG में आज खरीदारी थी, सिलेक्टिव फार्मा में खरीदारी थी। एल्केम टाइप शेयर अपने हाइस की तरफ वापस चल रहे हैं धीरे धीरे। अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट्स में आज एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी से गोदरेज चल रहा, बाकी में प्रेशर। फर्टिलाइज़र चल रहा था आज, RCF एंड ऑल कोरोमंडल में। बहुत ही पिक एंड चूज़ मार्केट अभी कर रहा है, बड़े ट्रिगर्स को अवेट कर रहा है, जिसमें अब अर्निंग्स हैं। 13 तारीख से अर्निंग की शुरुआत होने वाली है। वैसे तो अर्निंग की शुरुआत अभी हो जाएगी GM ब्रिवरी से ही, लेकिन धीरे धीरे वो अर्निंग पिकअप करेगी फ्राइडे से एंड वीकेंड से, तो आप उसके ऊपर नज़र रखना। प्लस बजट की डेट भी आ गई, 23 तारीख का बजट की डेट है, यानी कि आप समझ लो 2 हफ्ते का समय रह गया है। उसमें अब वो सारे सेक्टर्स जो रिलेटेड हैं, फर्टिलाइज़र, रेलवेज, डिफेंस एंड टेक्सटाइल, लेबर इंटेंसिव, लेदर, इनमें कुछ मूव आएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आप लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहेंगे कि बजट में कोई भी अगर ऐसा वैसा ऐलान आ गया जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है, तो शायद यहाँ पर बड़ा फॉल की उम्मीद आप लगा के चल भी सकते हैं। तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। गुरप्रीत जी का सवाल है, सर जी वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में कौन सा स्टॉक लेने जैसा है फॉर लॉन्ग टर्म? देखो सर, इसमें 3-4 ही कंपनियां हैं। ये बहुत पहले एक बारी जब झुंझुनवाला साहब थे तब ये सेक्टर बहुत रिवाइव हुआ था, तब उन्होंने वाटेक वबाग में स्टेक भी लिया था। वाटेक वबाग अच्छी कंपनी थी, तब भी अच्छी कंपनी थी और उन्होंने स्टेक लिया था इसमें, लेकिन वो उस समय वो काम नहीं करके गया, फिर वो नीचे आ गया, मतलब इट सीन द वर्स्ट टाइम इवन। उसके बाद फिर वहाँ से दोबारा ये स्टोरी पिकअप करनी शुरू कर दी है सब में। तो अभी तो 3-4 नाम है। EMS चल रहा है, अच्छी कंपनी EMS, ऑलरेडी बहुत चल चुका है, लेकिन मतलब 150 रुपये 200 रुपये का शेयर 700 रुपये पहुँच गया, 4 टाइम तो ऑलरेडी हो गया है। अच्छी कंपनी है, लेकिन वो फिर भी या वाटेक वबाग अच्छी कंपनी है। एक SCPC भी थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है उसके। वो जो तेज़ी आई है वो तेज़ी बस बुल मार्केट की तेज़ी भी समझ सकते हैं उसे। इसीलिए बड़ा पिक एंड चूज़ करना, सेक्टर छोटा है ये और लिमिटेड कंपनियाँ इसमें कामकाज करती हैं। एक और दिल्ली से SCPC अच्छा श्री राम EPC वालों की कंपनी है वही है। तो ये 3-4 कंपनियाँ जो कि काम करती हैं, आप इनके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हो अभी तो। बाकी एज एंड व्हेन डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर। EMS का एक और लिस्टेड प्लेयर भी था, वो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 मुझे याद आ रहे हैं। नमस्ते सर, HDFC की रिकवरी की कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे। 1695 के एवरेज से 35 शेयर है। गुप्ता साहब देखो, HDFC कोई 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना वाला शेयर नहीं है। अगर आप इससे ये उम्मीद ला के बैठे हो तो आप गलत समय शेयर से गलत उम्मीदें ला के बैठे हो। मतलब इट विल टेक सम टाइम, इट हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो, व्हेन आई हैव नो आइडिया। HUL जैसा हाल हो सकता है इसका। जैसे HUL है, लार्जेस्ट FMCG कंपनीज में से एक है इंडिया की, शायद लार्जेस्ट ही है, बल्कि है लार्जेस्ट FMCG कंपनी है, उसके बावजूद शेयर चलता नहीं है। तो कब चलेगा पता नहीं, लेकिन जब ये चलता है तो सबको पसंद आने लग जाएगा। जैसे M&M बहुत टाइम नहीं चला, जब चला वो 3000 हो गया, जब सबको पसंद आने लग गया फिर वो।
ये अब समय कब आएगा नहीं पता, क्योंकि पहले तो पेशेंस टूटना ज़रूरी होता है मार्केट में, उसके बाद चाल आती है। आप जो PSU की आज रैली देख रहे हो, 10 साल 12 साल कभी नहीं चले ये शेयर, सडनली चले तो ऐसे चले कि रुक ही नहीं रहा। तो कंसोलिडेशन इसी को कहते हैं। अब वो जितना लंबा रहेगा बुल मार्केट भी उतनी लंबी रहेगी उसके पीछे। सो ठीक है, अच्छा है। अगर आप HDFC बैंक जैसे बैंक को इस रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। आपके पास एक बढ़िया बैंक आपको सस्ते में मिल रहा है, एक्यूमुलेट करते रहिए शांति से। बंद तो नहीं हो रहा ना, इतना तो आप अज्यूम करके चल ही रहे हैं। मरे हाल में भी 23.5 लाख करोड़ का डिपॉजिट एंड टर्म लोन दे ही रहा है ना, ग्रोथ दे ही रहा है। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 7-8% नीचे, 7-8% ऊपर, लेकिन ग्रोथ तो है ही ना नंबर्स में। तो अनुमान से नीचे है वो बात अलग है, लेकिन है तो ग्रोथ ना। तो ये समय ले सकता है, बट इट इज़ अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। आप इसको छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, 5 रुपये 10 रुपये के मूव के लिए, या ये सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ 50-100 रुपये मिल जाएंगे उस टाइप से, तो आप गलत स्टॉक में हो। और अच्छे ऑप्शन आप उनको ऑप्ट कर लो फिलहाल के लिए। ओके, टाइटन कैन बी एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। देखिए सर, देखो अगर मतलब ये टाइटन उसी फेज़ में जाएगा, याद हुआ आपको मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक बात बोली है कि ये सब वो कंपनियाँ हैं, टाइटन, एशियन पेंट, HDFC एंड बजाज फाइनेंस, जो कि एक बहुत लंबे समय तक बहुत लंबा गेन देखकर यहाँ तक पहुँची हैं। सो दे वर मल्टी बैगर्स, जिसकी वजह से वो इतनी बढ़िया तेज़ी कमांड कर रहे थे। तेज़ी तो रहेगी इनमें, ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ गेंस विल गेट रिड्यूस विद टाइम। यानी 15 से 20% निफ्टी का जो एवरेज रहता है गेन का, 15 से 25 मान लो चलो, ये उससे ऊपर थे चारों के चारों एवरेज CAGR में। तो CAGR एडजस्ट होने के लिए यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा इन्हें। सो वो कितने समय में आएगा, कंसोलिडेशन कितना टाइम चलेगा, डिपेंड करता है, बट इतना ही रहेगा। सो अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो यस, अगर आप में भी पेशेंस नहीं है तो नो। तो आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। आमतौर पे कुछ जानकारों को या कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनका सीधा फंडा है कि जब भी NSE 500 या NSE 100 या कोई भी बड़ा स्टॉक 5% से ज़्यादा गिरता है वो ऐड कर लेते हैं। जितना गिरता जाएगा वो उतना और बढ़ाते जाएंगे एडिशन। तो उससे होगा क्या कि आप जैसे एल्केम एक टाइम पर था, DVC एक टाइम पर रहा है, आज वो दोनों अपने नए हाइज बना रहे हैं। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक टाइम पर रहा है, 600 रुपये आ गया था, इवन DVC तो 600 रुपये भी आ चुका है। खैर, तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं करेक्शन की। अब आपका होराइज़न सब कुछ है, आप बढ़िया होराइज़न रखते हो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप बुरा होराइज़न है, आपका छोटा होराइज़न है, घबरा जाते हो तो आपके लिए थ्रेट है। सो इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉक, इट इज़ अबाउट योर ओन होराइज़न, जिस पे आप पैसा बनाते हो। स्टॉक तो अच्छा बाजार में बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपका होराइज़न अच्छे स्टॉक को होल्ड करने लायक है कि नहीं, वो आप डिसाइड करोगे। ओके, आयरडा में क्या करें, अदानी कंसोलिडेशन हो रहा है क्या? मिश्रा साहब, मेरे ख्याल से तो अदानी में कुछ कंपनियों में हो रहा है, सब में नहीं हो रहा है। अदानी पोर्ट में नहीं हो रहा है, वो तो चल रहा है बढ़िया। अदानी एनर्जी में चल रहा है क्योंकि वो सबकी होल्डिंग कंपनी है। सो वहाँ तो और सबको पता है कि अदानी चलेगा, तो इसलिए वो नहीं चल रहा है। और आयरडा के केस में अभी तो बढ़िया ही तेज़ी मिल रही है, चले जा रहा है, जहाँ तक चले जा रहा है चलने दीजिए। FPO आना ये फॉर श्योर है, और FPO के केस में जब भी FPO आएगा, आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट को अपना स्टेक बेचना है, तो जितना ऊपर बिक जाए उनके लिए उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा पाएंगे। सो जो चीज़ कभी 30 रुपये में बेची थी, वो चीज़ 230 में बिकने के लिए तैयार खड़ी है। तो बढ़िया है ना, गवर्नमेंट को तो अच्छा ही है। पहले अगर वो 15% स्टेक ऑफलोड किया था उन्होंने, अब अगर 15 क्या वो 5 या 10 भी करेंगे तो ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे, या उतना ही पैसा निकाल लेंगे जितने का IPO था, तो आराम से इसको ऑफलोड करेंगे। सो FPO तो आना ही है, अब एज एंड व्हेन वो देखना होगा। लेकिन ठीक है, कंपनी आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आपके पास पैसा बन रहा है और आप पुराने निवेशक हो तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेना, और अगर नए निवेश के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा देख संभल के काम करना, स्टॉप लॉस को लेकर चलना। 160-180 आपका स्टॉप लॉस होगा। विच सेक्टर करंटली सीम्स अट्रैक्टिव और ऑन अ रीजनेबल वैल्यूएशन एज पर यू? देखो विकी सर, अब सेक्टर का खेल नहीं है कि कोई सेक्टर आपको सस्ता मिलेगा, अब स्टॉक स्पेसिफिक खेल है। जैसे ITC सस्ता है वैल्यूएशन वाइज, SBI सस्ता है वैल्यूएशन वाइज, इवन एल्केम फार्मा में अगर आप बाकी कंपनियों को चेक करोगे उनके सामने सस्ता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, आप विज़ावी अगर आप कंपेयर करोगे रेड्डी से या DVC से तो सस्ता दिखेगा। सो वो सस्ता है। इवन यूनाइटेड स्पिरिट भी 54 के मल्टीपल है, बाकी सारी कंपनियां ऊपर है। सो पहले होता था सस्ता, अब क्या है, अब एक कंपनी सेक्टर हो गया है 100, उसके ऊपर ही कंपनी 110, तो महंगी है, लेकिन बाकी कंपनियां 90, तो वो भी सस्ती थोड़ी ना हो गई। मल्टीपल्स मतलब वो हैं तो वो भी महंगाई, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन सस्ते दिख रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन है, लेकिन बहुत केस टू केस बेसिस पे आप जाइए। फार्मा एंड FMCG
ये अच्छे वैल्यू पर हैं। इवन टू एन एक्सटेंट फ्यू आईटीज़ जैसे बिरला सॉफ्ट हुआ, जैसे न्यूक्लियस, तो चलिए ग्रोथ स्लो है इसलिए उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इवन इन्फोसिस हुआ, ये सब के वैल्यू बेटर है। विप्रो हुआ, बेटर वैल्यू है इनकी। सो कुछ के वैल्यू अच्छे हैं लार्ज कैप आईटी में, कुछ एफएमसीजी में, कुछ फार्मा में, बट वो एक पेंट मतलब एक ही ब्रश आप सबको नहीं पेंट कर सकते। सो बहुत ही पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कॉल लेना, ये किसको आप पिक कर रहे हो। सो थोड़ा सा एक देख कर ही आप यहाँ पे अपनी रणनीति बनाना है इसमें। आरवीएनएल में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। पीयू जी देखो, मेरा ये अजम्पशन है कि कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम ऐसा कुछ गेन आ गया है आपको, तो आप एटलीस्ट अपना कैपिटल तो निकाल ही लो। 1, बाकी पैसे को आप भले ही पड़ा रहने दो, लेकिन कैपिटल निकाल लो पहली प्रायोरिटी में। और ज़्यादा बड़ा गेन है, 5 टाइम है, 4 टाइम है, ऐसा गेन है, तो आप कैपिटल के साथ अपना एक रीजनेबल प्रॉफिट भी निकाल लो। इतना पैसा निकाल के कोई लार्ज कैप लेके रख लो, तो एटलीस्ट वो पैसा सेफ हो गया लार्ज कैप में, और वो पैसा सेफ हो गया आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में। वो बढ़ गया वहाँ से, आरवीएनएल आपके केस में जैसे, और डबल हो गया यहाँ से, तो एग्जिस्टिंग शेयर आपके डबल हो जाएंगे। और अगर वो नहीं डबल हुआ, नीचे आ गया, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो पैसा निकाल ही चुके हो। और जहाँ डाला है वो सेफ बेट्स हैं, ऑल दोज लार्ज कैप आईटीज़ एंड टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक एंड ऑल। तो उससे क्या होगा, विद टाइम आप ऐसी पैसा निकाल के अपना लार्ज कैप पोर्टफोलियो बना लोगे, और धीरे धीरे आपके पास एक फ्री के शेयरों का पोर्टफोलियो भी रेडी होगा विद अ गेन। तो ये तरीका एक बार को हो सकता है। बाकी पूरा पैसा कभी निकालने की ज़रूरत होती नहीं आमतौर में। पहले तो आप कोशिश करो कि फ्री के शेयर निकालो, क्योंकि पूरा पैसा निकालोगे, आरवीएनएल वैसे भी डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड से पैसा आ जाएगा बचा कुचा। और अगर डिविडेंड अच्छा आने लग जाए या क्वांटिटी बड़ी है, तो उस डिविडेंड से भी आप वही कंपनी शेयर वापस ले लो, तो धीरे धीरे जो बेचा है वो भी आपके पास आ जाएगा, वो भी फ्री किया जाएंगे। सो आप ऐसे करके सिस्टमैटिक वे में पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन मार्केट इज़ नॉट अ डे और 4 सो। तो आपको ये डिकेड का प्रोसेस है ये। आपको इस बार 3-4 साल में बढ़िया तेज़ी मिल गई तो लग रहा है कि बहुत छोटे में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आमतौर पर इसमें डिकेड लगते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। तो आप आराम से करिए, जल्दी किसी बात की नहीं है। भैया नमस्ते, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए प्लीज़, मेरा लॉस हो गया है, क्या करना चाहिए। देखो प्रमोद जी, मेरे ख्याल से अगर आपने बेचा नहीं है तो आपका लॉस हुआ नहीं है, वो शेयर नीचे आ गया है। सो कोई चीज़ नीचे आ गई है तो वापस ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, सिंपल। इट इज़ नॉट अबाउट लॉस हो गया है। लॉस हो गया है तो तब होता है आपने लॉस बुक कर लिया है, और अगर आपने अपने पैसे से लिया है और कंपनी सही है तो क्यों आप पैनिक में आ रहे हो। सो पहली चीज़ ये अपना व्यू क्लियर कर लीजिए, आप हैं क्या, आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म प्लेयर हो। सो अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, लॉस हुआ निकल गए, ख़त्म। आप मीडियम टर्म प्लेयर थे तो आप समय दे सकते हो तो होल्ड करो, नहीं दे सकते हो तो स्टॉप लॉस लगाओ, मीडियम टर्म का निकल जाओ। सो इट इज़ अबाउट योर व्यू, इट इज़ नॉट अबाउट स्टॉक। और रही बात अदानी की, तो 740 760 आपका स्टॉप लॉस है, उसको फर्मली आपको होल्ड करना है। अगर आप उसके नीचे जाए तो निकल जाइए, जो 3-4 तारीख को भी वो लेवल नहीं दिखाया था उसने, और ऊपर ये वही 1020 और 1060 इसी के रेंज में कहीं घूमता दिखेगा। 1-2 दिन नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा। सो इसलिए इतना पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है, और मार्केट में पैनिक अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के चलिए, वो आपको बचाएगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नीचे फॉल्स में ऐड करिए, अगर आप कंपनी में भरोसा करते हैं तो। इंडिगो एंड टाटा एलेक्सी में एसआईपी करते रहें। मुकेश सर देखो, एसआईपी तो कर सकते हो, बट टाटा एलेक्सी एंड इंडिगो में खाली मत करना, क्योंकि आप जहाँ टाटा एलेक्सी में एंटर कर रहे हो, ये ऑलरेडी स्टॉक 3,000 रुपये का चल के 9,000 रुपये पहुँच चुका है, तो 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ आप एसआईपी शुरू कर रहे हो। सो इट माइट बी इन कंसोलिडेशन, तो ये कंसोलिडेशन में तो रहेगा अभी कुछ समय, क्योंकि इसमें रिटेल को थोड़ा हल्का होना ज़रूरी होता है। आप पता नहीं लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आया ना है, लेकिन होता ये चीज़ है कि बहुत समय तक जब एक बहुत ज़्यादा फेंजी किसी स्टॉक में आ जाती है, वो फेंजी के बाद वो शेयर साइलेंट पीरियड में चला जाता है, और वो फिर बहुत लंबे साइलेंट पीरियड में चले आते हैं। आज एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा, या आज एचयूएल नहीं चल रहा, एक ज़माने में इनमें बहुत फेंजी होती थी, तो फेंजी खत्म और ये चले गए रेंज के अंदर। वो टाइम होता है कंसोलिडेशन का ऐड करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अब वो दोबारा कब उठेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस ड्यूरेशन के लिए आप तैयार हो तो आप ऐड करते रहो, एसआईपी करते रहो। टाटा एलेक्सी अच्छी कंपनी है, बट ओनली टाटा एलेक्सी एंड इंडिगो इज़ नॉट गुड, क्योंकि दोनों शेयर 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम बढ़ चुके हैं। सो थोड़ा और डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि आप बहुत बड़े टिकट साइज़ का एसआईपी कर रहे हो। अगर आप मान लो एक एसआईपी भी दोनों में करते हो, तो भी आपकी महीने की 10,000 रुपये की एसआईपी इन दोनों में ही हो रही है। सो इसीलिए टिकट बड़ा है, तो या तो 3-4 स्टॉक के अंदर आप एसआईपी कर लो, ज़्यादा बेटर है।
एंड वैसे दोनों कंपनियां ठीक हैं, किसी बल्क में नीचे डालने के लिए भी ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा ये अकेले ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेक्टर बहुत अनसर्टेन है, आईटी भी एंड एविएशन भी, स्पेशली एविएशन। अभी इंडिगो बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्रूड ज़रा सा भी 110 के ऊपर निकला, इनकी मार्जिन शार्प हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इसीलिए थोड़ा सा एक कमोडिटी ड्रिवन रहता है, इसलिए इम्पैक्ट करेगा। एक बार को टाटा एलेक्सी फिर भी सेफ़ है, तो बट पूरा का पूरा एक्सपोजर यहाँ रखना ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से आप कॉल लेना अपनी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, HEG एंड आस्क ऑटोमोटिव, कैन वी एंटर एनी केमिकल स्टॉक वी कैन एंटर? इंद्रनील जी देखो, आज तो आप कर सकते हो, HEG में मैं आई स्टिल से अवॉइड, क्योंकि HEG बहुत पुराना शेयर है। एक ज़माने में 4400 होता था इसका दाम, वहाँ से टूट के नीचे जो दाम पर है अभी चल रहा है। सो बेटर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट अब HEG से तो PCBL में चले जाओ, फिलिप्स कार्बन ब्लैक में, उसमें ज़्यादा अच्छा केपेक्स हो रहा है, ज़्यादा अच्छा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, नंबर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो एक बार हो जाए तो रेन इंडस्ट्री, HEG वाले बिजनेस में अगर जाना तो रेन इंडस्ट्री है, उसमें तीसरी कंपनी HEG और उसके साथ साथ, लेकिन PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक सीम्स बेटर, क्योंकि वो नया केपेक्स भी काफ़ी बड़ा पुणे वाला। और रही बात आस्क की, तो आस्क इज़ बेटर। अब केमिकल में कहाँ जाना है? केमिकल में अतुल अच्छा है, SRF अच्छा है, दीपक अच्छा है, दीपक नाइट्राइट, एंड तीनों महंगे से दिखेंगे आपको। इनग्रेविया ठीक है, लेकिन बहुत भागा हुआ है, अभी नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो 380 का स्टॉप लेके इनग्रेविया जा सकते हो अगर आप कंफर्ट हो उसमें। तो ये कुछ नाम है, बट बेटर आप केमिकल में वैल्यू देखो, वो ज़्यादा अच्छे वैल्यू मिल जाएंगी। अभी मोटे मुझे नाम याद नहीं आ रहे, नवीन भी ठीक ही है शायद, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दीपक वगैरह इज़ गुड कंपनी। UPL इवन इट्स गुड कंपनी, UPL में आप जा सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आप रणनीति बनाओ इसमें। ओके जी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड IPO से मिला है, आलोक इंडस्ट्री बाय है 29। देखो, आलोक के केस में तो आप होल्ड करो राहुल जी, अब टेक्सटाइल आज चला है, दोबारा तेज़ी मिल जाए तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हो यहाँ से। और रही बात क्रिस्टल के केस में, सर अभी नया IPO है, तो कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। दो कंपनी अच्छी है, पूरे बॉम्बे में या कहीं भी आप जाओगे तो क्रिस्टल की वो आपको वर्कफोर्स दिखाई पड़ेगी सिक्योरिटीज़ एंड ऑल में। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि क्रिस्टल के केस में अभी नया IPO है, तो कोई भी नई कंपनी का IPO पे टिप्पणी करना इतना आसान नहीं होता शुरू में। सो एटलीस्ट कुछ नंबर्स आ जाएँ, कुछ डिलीवरीज हो जाएँ, उसके बाद आप बेट करो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आउटराइटली कहना कुछ भी मुश्किल है, सो समय दीजिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपके लिए पोस्ट कर पाएगी। ओके, है सुमित सर, पॉलीकैब मार्केट चढ़ता है तो भी गिरता है और मार्केट गिरता है तो भी गिरता ही जा रहा है, समझ नहीं आता इसमें क्या करें। 7000 की बाइंग है, 1000 शेयर है, तो प्रकाश सर क्या करूं फॉर मीडियम टर्म? प्रकाश जी, अगर आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी इतने बड़े शेयर में उठाई थी और ऑल टाइम हाई पे उठाई थी, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन आपको खुद दिख रहा है प्रमोटर माल बेच रहा है सामने से और आप उस टाइम पे शेयर ले रहे हो, तो आप कुछ तो सोच के प्रमोटर ही बेच रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बाजार में शेयरों की डिमांड खत्म हो गई थी तो उनको अपने शेयर देने पड़ गए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो कुछ तो प्रमोटर भी मन में बैठा ही होगा ना, हमसे तो ज़्यादा ही जानता है प्रमोटर एनी डे। अगर वो शेयर बेचने में इतना आगंतुक है, सामने से आके ब्लॉक कर रहा है, तो हम क्यों उसमें चले जा रहे हैं लाइन लगा के लेने के लिए? तो बेटर इज़ कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो। दो आप समय दे सकते हो तो कंपनी अच्छी है, बट कितने टाइम तक अभी वापस रिवाइव होगी कहना मुश्किल है। सेकेंड, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसके, तो नंबर्स का बेस ही बहुत बड़ा है। अगर इस क्वार्टर के नंबर ज़रा सा भी वीक हुए हैं तो हाई क्वार्टर बेस के सामने नंबर वीक आएंगे, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और ये क्वार्टर भी थोड़ा वीक रहता है, अगला क्वार्टर पिकअप करेगा इनके लिए। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बैठती है, बट आप मतलब गलत ट्रेड में गलत समय पर हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मीडियम टर्म हो तो बात अलग है, और लॉन्ग टर्म है तो होल्ड भी कर सकते हो, बट मीडियम टर्म है तो स्टॉप लॉस आपका साथी है, उसको फॉलो करो।